गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको केमिस्ट्री क्लास 10th के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। और दूसरा जो टॉपिक्स है कि केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स है, कितनी अलग अलग टाइप्स को बारे में डिस्कशन करना है। बेसिकली आज तो हम केवल दो ही टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे सारे टाइप्स के बारे में जानने के बाद डीपली दो ही टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोग फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक्स आपका क्या है कि हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस में देखे थे कि कुछ उसकी लिमिटेशंस भी थी और कुछ बेनिफिट एडवांटेज भी था। तो उसके वजह तो उस लिमिटेशंस के ऊपर ओवरकम आने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को इस इक्वेशंस के अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़ता है, और जिससे कि वो इक्वेशन हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताए। जैसे अगर हमारे पास कोई सबसे पहला चीज़ फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे। फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे यानी अगर सॉलिड रहा कोई सबस्टांस, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, अगर वो सॉलिड रहा तो उसके लिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस में सिंबल एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस का। अगर कोई लिक्विड रहा तो उसके लिए एल का यूज करेंगे। अगर गैसियस स्टेट में रहा तो उसके लिए जी का यूज करेंगे। अगर वो एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में रहा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहा तो हम उसे ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अगर कंसंट्रेशन को दिखाना हो, कंसंट्रेटेड हो, तो कंसंट्रेटेड के लिए कॉन्ग का यूज करेंगे। और डाइल्यूशन के लिए अगर डाइल्यूट हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डिल यूज करेंगे, DIL यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें उसके फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल जा रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उनसे सिंबल के बेसिस पे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ही इक्वेशंस है जिसको हम लोग शॉर्ट हैंड प्रोसेस में लिखते हैं, चाहे वो केमिकल फॉर्मूला हो, चाहे उसके केमिकल सिंबल्स हो, चाहे हम उसे आपका उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में हो। अब बात आता है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर रिएक्शन आपकी अगर एक्सोथर्मिक हो और दूसरा एंडोथर्मिक हो, दो तरह के रिएक्शन हो, एक तो पहला एक्सोथर्मिक और दूसरा आपका एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में होता क्या है कि हीट इवॉल्व होता है। हीट क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। तो हीट इवॉल्व को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट के साइड में प्लस डेल्टा का यूज करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं या साइन ऑफ हीट बोलते हैं। या फिर प्लस हीट लिख देंगे, प्रोडक्ट के साइन में प्लस हीट लिख देंगे। या फिर एंडोथर्मिक में क्या होता है? दूसरा पॉइंट एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि हम लोग को प्रोडक्ट साइड में माइनस डेल्टा का यूज करेंगे या फिर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख देंगे। रिएक्टेंट साइड में क्या लिखेंगे? प्लस हीट लिख देंगे। तभी ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पे अगर प्लस डेल्टा प्रोडक्ट साइड में हो, क्या हो? प्लस डेल्टा प्रोडक्ट में हो, तो भी हम क्या लिखेंगे? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताएगा। अगर माइनस डेल्टा प्रोडक्ट में लिखे तो क्या बताएगा? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर प्लस रिएक्टेंट में लिख दे, प्लस हीट रिएक्टेंट में लिख दे तो भी क्या बताएगा? आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बताएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के बारे में बताता है, तीसरा स्पेसिफिक
कंडीशंस के बारे में बताना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे वो कंडीशन क्या होता है, कंसेंट्रेटेड हो या फिर आपका कैटलिस्ट हो। दूसरा पॉइंट्स क्या होता है, कैटलिस्ट हो या फिर तीसरा प्रेशर हो। देखिए कंसेंट्रेटेड, कैटलिस्ट और प्रेशर। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन को रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। रिएक्शन के रेट को यानी स्पीड को बढ़ा भी सकता है या घटा सकता है। प्रेशर, अंडर प्रेशर पे लिखना हो या फिर हमें टेम्परेचर्स के बारे में लिखना हो, किसके बारे में, तो टेम्परेचर्स के बारे में लिखना हो, तो उस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि एरो के ऊपर जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन केमिकल इक्वेशन का लिखने का एक तरीका है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक कंडीशंस को दिखाना होता है। स्पेसिफिक कंडीशंस को एरो के ऊपर दिखाना पड़ेगा, चाहे वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हो, वो चाहे कंसंट्रेटेड कैटलिस्ट हो या फिर कैटलिस्ट हो या फिर प्रेशर हो या टेम्परेचर हो, उसको एरो के ऊपर दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा जो पॉइंट है, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, तो जो भी गैस इवॉल्व होता है रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में जो भी गैस इवॉल्व होता है उसे उस गैस के बगल में अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो ये अपवर्ड एरो के हेल्प से डिनोट करते हैं, एरो लाइन के हेल्प से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल Zn है, जो कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या करेगा कि ZnSO4 बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है। तो इस एवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो आपके अपवर्ड एरो को बदौलत डिनोट करेंगे। अगला जो पॉइंट्स है तीसरा, चौथा पॉइंट्स जो बता रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है, इनसोल्युबल सॉलिड्स बनता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो लेते हैं। क्या लेते हैं, डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। यानी जहां पे जो इनसोल्युबल सबस्टांस बना, दैट इज ये प्रेसिपिटेट जो होता है इनसोल्युबल सबस्टांस होता है, इनसोल्युबल सबस्टांस होता है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को और भी इंफॉर्मेटिव्स बना सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है, यानी अब अगला जो टॉपिक्स है वो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अगला जो टॉपिक्स है वो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या दूसरा जो आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आपका जो नेक्स्ट आता है थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हुआ। इसके अलावा जो तीसरा टाइप्स है वो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहलाता है। अगला जो है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा आपका जो अगला जो है 5 नंबर, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
जिसमें ऑक्सीडेशन भी आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है। ये इतना, अगर यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने लगे, दोनों एक साथ होने लगे, तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, अगर ए और बी दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट एक आप रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करे तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसे सिंथेसिस रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगला जो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ठीक इसका कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है। यानी कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस आपस में जुटकर एक सिंगल सब्सटेंस देता है, और इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट यानी ए बी जो हुआ वो डिकम्पोज होकर वो क्या करता है कि अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड करता है। दैट इज ये जो रिएक्टेंट हुआ वो डिवाइडेड हो गया, किसमें किसमें टूट गया, तो आपका प्रोडक्ट में, यानी दो से ज्यादा प्रोडक्ट में भी टूट सकता है। अब ये तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और थर्मोलाइटिक। होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक में जो एनर्जी कंडीशंस प्रोवाइड कराया जाता है रिएक्शन के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कंडीशंस होता है इसके लिए वो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है, या सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम मेटल और क्लोरीन आयंस का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह अल्युमिनियम ऑक्साइड से हम लोग अल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना पड़ता है। अगला जो फोटोलाइटिक रिएक्शन, यानी इसमें जो लाइट, इसमें जो कंडीशन दिया जाता है, तो लाइट किसके प्रेजेंस में, तो लाइट से, और लाइट कौन सा होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस अगर करता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो हुआ लाइट के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो ऑलवेज आपके लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, या सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा वो ऑलवेज सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अगला जो होता है थर्मोलाइटिक रिएक्शन। थर्मोलाइटिक रिएक्शन में मतलब इसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है, थर्मल मतलब हीट होता है, यानी हीट के बदौलत अगर टूटे तो ये जो कंडीशन होता है हीट के बदौलत, किसके बदौलत, तो हीट के बदौलत में अगर ये टूटे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना कैल्शियम ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड में, या कैलेमाइन दैट इज जिंक कार्बोनेट का ब्रेकिंग किसमें, तो आपके जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के टूटना। एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन 2NaHCO3, ये फॉर्मूला हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसे जब हम लोग थर्मोलाइटिक रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट देगा Na2CO3 और प्लस H2O देगा, और क्या देगा, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग थर्मोलाइटिक रिएक्शंस बोलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसी में हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस भी देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।